Let's take out illustration number 43. Illustration number 43. Page number. Illustration number 43. Page number 6.73. Illustration number 43. Page number 6.73. Following are the balance sheet of Sevak Limited as at 31st March 2018 and 17. Balance sheet given है. In addition information, it is given that included in the fixed asset a piece of machine costing rupees 70,000, on which the depreciation charge 40,000, and it was sold for 30,000. During the year, 1,40,000 depreciation was charged on fixed asset, and share issue expense 15,000 were incurred on return of the statement of profit and loss account. You are required to prepare the कैश फ्लो स्टेटमेंट. क्या बनाना है अपन को? इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है. ठीक है, सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे. सबसे पहले ऊपर लिखेंगे अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट पर्टिकुलर अमाउंट, देन अमाउंट, फिर यहाँ पे आएगा ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर अपन यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, फिर यहाँ लिखेंगे अपन एडजस्टमेंट फॉर डिलाइन करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे अपन एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, फिर यहाँ लिखेंगे अपन बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर यहाँ लिखेंगे सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. अब इस पे आपके टेंजिबल एसेट पे एडजस्टमेंट है तो उसका भी अकाउंट बनेगा आपका.
यस, तो ये स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट फ्रॉम लाइबिलिटी साइड। सबसे पहले शेयर कैपिटल है। इन बिगनिंग ऑफ द ईयर शेयर कैपिटल इज 4 लाख एंड इन एंड ऑफ द ईयर इट इज 7 लाख। तो आपकी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है कितने से? 3 लाख से। आपकी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गई कितने से? 3 लाख से। इट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर हमने 3 लाख के क्या करे? शेयर्स इशू कर दिए। सो इशू ऑफ शेयर इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इशू ऑफ शेयर इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो यहां लिखेंगे अपन इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। सो ड्यूरिंग द ईयर अपन ने 3 लाख रुपीज के शेयर्स क्या करें? इशू करें। तो इशू ऑफ शेयर इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट इज योर रिजर्व एंड सरप्लस। तो इन बिगनिंग ऑफ द ईयर रिजर्व एंड सरप्लस इंक्लूड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये ब्रैकेट में गिवन है 50,000 और ब्रैकेट में 3,35,000। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका कि बिगनिंग ऑफ द ईयर में 50,000 का लॉस था, जो एंड ऑफ द ईयर में कितना हो गया? 3,35,000 का। तो ये माइनस है 3,35,000। इसमें से अपन माइनस करेंगे कितना? माइनस का 50,000। इसमें से अपन माइनस करेंगे माइनस का 50,000। तो माइनस 3,35,000। ये माइनस प्लस हो जाएगा। सो प्लस 50,000 प्लस 50,000। तो इसको अपन नेट करेंगे तो ये आएगा आपका माइनस 2,85,000। ये आपका माइनस का आएगा कितना? 2,85,000। तो ये आपका क्या हो गया? नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। ये आपका क्या हो गया? नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। तो नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 2,85,000। तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 2,85,000। बिगनिंग ऑफ द ईयर में 50,000 रुपीज का और एंड ऑफ द ईयर में भी लॉस है 3,35,000 का। तो कैसे निकालेंगे? माइनस 3,35,000 में से माइनस करेंगे माइनस का 50, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस का 2,85,000 आ रहा है। तो नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर कितना हो गया? 2,85,000। नेक्स्ट क्या है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग इंक्लूड्स 9% डिवेंचर। 9% डिवेंचर। तो इन बिगनिंग ऑफ द ईयर डिवेंचर इज 2 लाख एंड इन एंड ऑफ द ईयर इट इज 4 लाख। इट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर हमने 2 लाख रुपीज के डिवेंचर इशू कर दिए। एंड इशू ऑफ डिवेंचर इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे इशू ऑफ डिवेंचर 2 लाख। इशू ऑफ डिवेंचर 2 लाख। अब आपको पता नहीं रखा ये डिवेंचर कब इशू है। ये जो 2 लाख के डिवेंचर है कब इशू करें? तो अपन यहाँ पे अज्यूम करके चल रहे हैं, अजम्पशन ले रहे हैं कि ये जो 2 लाख रुपीज के डिवेंचर्स है ये एंड ऑफ द ईयर में इशू होंगे। ये जो 2 लाख रुपीज के डिवेंचर्स हैं ये हमने एंड ऑफ द ईयर में इशू किए होंगे। तो यानी साल भर आपके पास कितने डिवेंचर्स थे? जो बिगनिंग में थे 2 लाख के वही थे। तो अपन को क्या करना है? डिवेंचर पे 9% इंटरेस्ट पे करना है। तो इंटरेस्ट किस पे करेंगे? 2 लाख पे जो ओपनिंग बैलेंस है उस पे। क्योंकि अपन ने क्या अज्यूम करा है कि जो 2 लाख के डिवेंचर इशू हुए ये एंड ऑफ द ईयर में हुए हैं। तो इन केस ऑफ साइलेंस हमेशा आप यही अज्यूम करते हो कि जो डिवेंचर इशू हो रहे हैं या रिडम्पशन हो रहे हैं, अगर कोई डेट बता नहीं रखी इनकी इशू या रिडम्पशन की, तो अपन मानते हैं सब एंड ऑफ द ईयर में हो रहा है। तो साल भर आपके पास कितने डिवेंचर्स थे जो बिगनिंग ऑफ द ईयर में थे? दैट इज 2 लाख। तो अपन यहाँ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो एक तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। बिगनिंग ऑफ द ईयर में कितने डिवेंचर्स थे? 2 लाख। तो इसी पे इंटरेस्ट मिलेगा। कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 9% डिवेंचर है। सो 9% ऑफ 2 लाख। सो 9% ऑफ 2 लाख कितना होता है? 18,000। तो डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे करेंगे, कैश का आउटफ्लो होगा। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है इट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में अपन क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट फॉर्म लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर
इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितने 18,000। ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है और जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। नेक्स्ट इज योर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग इंक्लूड्स कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट भी काइंड ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, जैसे ओवरड्राफ्ट होता है वैसे ही कैश क्रेडिट फैसिलिटी होती है। तो इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कैश क्रेडिट थी 30,000 की और एंड ऑफ द ईयर में ये 22,000 की हो गई। इट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर अपन ने 8,000 का कैश क्रेडिट क्या करा, पे कर दिया। तो कैश क्रेडिट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे अपन डिक्रीज इन कैश क्रेडिट। इट इज ऑल्सो मतलब ट्रीटेड एज एन ओवरड्राफ्ट, मतलब ये भी ओवरड्राफ्ट की तरह ही होता है। तो डिक्रीज हो रहा है कैश क्रेडिट कितने से, 8,000 से। तो डिक्रीज हो रहा है मतलब हमने इसका पेमेंट कर दिया तभी ये लायबिलिटी हमारी कम हुई है। तो इससे कैश का क्या होगा, आउटफ्लो होगा। नेक्स्ट है ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल इज अ करंट लायबिलिटी। तो इन बिगिनिंग ऑफ द ईयर ट्रेड पेबल इज 80,000 एंड इन एंड ऑफ द ईयर इट इज 1,28,000। तो आपके ट्रेड पेबल क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल चेंज में लिखेंगे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल आपकी करंट लायबिलिटी है और करंट लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो आपकी वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होती है। वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो रही है मतलब जो अमाउंट आपने अपनी वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर रखा था वो आपको वापस मिल गया, मतलब कैश का इनफ्लो हो गया 48,000। अदर करंट लायबिलिटी इंक्लूड्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो इन बिगिनिंग ऑफ द ईयर इट इज 10,000 एंड इन एंड ऑफ द ईयर इट इज 20,000। तो वर्किंग कैपिटल चेंज में लिखेंगे इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी क्या है, करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो करंट लायबिलिटी के इंक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी। मतलब कि जो अमाउंट आपने अपनी वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर रखा था वो आपको वापस मिल गया, मतलब कैश का क्या हुआ, इनफ्लो हो गया। कितना, 10,000। नेक्स्ट इज फिक्स्ड टेंजेबल एसेट। तो इस पे एडजस्टमेंट है। फिक्स्ड टेंजेबल एसेट्स पे क्या है, एडजस्टमेंट है। तो इसका वर्किंग नोट में अपन अकाउंट बनाएंगे फिक्स्ड टेंजेबल एसेट अकाउंट। दो साइड होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो फिक्स्ड टेंजेबल एसेट है। एसेट्स के कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट। तो इसका ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे डेबिट साइड में। तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ओपनिंग बैलेंस और टेंजेबल एसेट दे रखा है, फिक्स्ड टेंजेबल एसेट इज 3 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है आपको 5 लाख। तो इसको यहाँ लिखेंगे अपन बाय बैलेंस कैरेट डाउन 5 लाख। अब इस पे आपका एडजस्टमेंट है। पॉइंट नंबर 1 एडिशनल इंफॉर्मेशन का पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है, इंक्लूडेड इन द फिक्स्ड एसेट अ पीस ऑफ मशीन कॉस्टिंग रुपीज। पीस ऑफ मशीन कॉस्टिंग रुपीज कितना, कॉस्टिंग रुपीज 70,000 ऑन विच डेप्रिसिएशन वाज चार्ज फॉर 40,000। और इस पे ये जो मशीन है जिसकी कॉस्ट प्राइस है 70,000, इस पे डेप्रिसिएशन लगा कितने का, इस पे डेप्रिसिएशन लग चुका है 40,000 रुपीज का। यानी इस मशीन की जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू ऑफ मशीन इज 30,000। बुक वैल्यू ऑफ मशीन इज 30,000 एंड 30,000 की बुक वैल्यू की मशीन को 30,000 की मशीन को अपन ने सेल करा। कितने में सेल करा है, 30,000 की बुक वैल्यू की मशीन को अपन ने 30,000 में सेल करा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ना तो कोई प्रॉफिट हो रहा है ना कोई लॉस हो रहा है। समझ में आई बात।
एक मशीन है जिसकी कॉस्ट प्राइस है कितनी 70,000, जिस पर अब तक 40,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका, यानी मशीन की बुक वैल्यू कितनी रह गई 30,000, एंड इस 30,000 की बुक वैल्यू की मशीन को अपन ने 30,000 में सेल करा है। तो यहाँ तो यहाँ पे कोई प्रॉफिट हो रहा है ना कोई यहाँ पे लॉस हो रहा है। ठीक है, तो मशीन को सेल करने की एंट्री क्या होगी? मशीन को सेल करने की एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितने में सेल करा है इसको अपन ने 30,000। तो मशीनरी अकाउंट को अपन ने क्रेडिट करा है किससे? बैंक से। तो मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 30,000। ये क्या आ गया आपका? सेल ऑफ मशीनरी। अब कह रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर जो रिमेनिंग फिक्स एसेट्स हैं उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करा है अपन ने कितने का? 1,40,000 रुपीज का। तो एंट्री क्या होगी डेप्रिसिएशन चार्ज करने की? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट 1,40,000। तो फिक्स एसेट अकाउंट को अपन ने क्रेडिट करा है किससे? डेप्रिसिएशन से। तो फिक्स एसेट अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,40,000। ठीक है, अब बैलेंसिंग फिगर, इसका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा आपका क्या? परचेज ऑफ मशीनरी, बैलेंसिंग फिगर। तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गया परचेज ऑफ मशीनरी 3,70,000। परचेज ऑफ मशीनरी आ गया कितना? 3,70,000। $3,70,000 आ गया परचेज ऑफ मशीनरी। अब इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या ट्रीटमेंट होगा? ये जो अपन ने 3,70,000 की मशीन परचेज करी है, ये जो 3,70,000 की मशीन अपन ने परचेज करी है, सो परचेज ऑफ मशीनरी इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे परचेज ऑफ मशीनरी कितना? 3,70,000। इससे कैश का क्या होगा? आउटफ्लो हो जाएगा। उसके बाद अपन ने 30,000 की मशीन को सेल करा है, तो सेल ऑफ मशीनरी इज आल्सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इसको भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे सेल ऑफ मशीनरी इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे सेल ऑफ मशीनरी 30,000। इससे कैश का इनफ्लो होगा। और 1,40,000 का अपन ने डेप्रिसिएशन लगाया ड्यूरिंग द ईयर अपन ने अपने फिक्स एसेट्स पे 1,40,000 का डेप्रिसिएशन लगाया है। एंड डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। और जो आपके नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं, नॉन कैश एक्सपेंस इज एडेड इन एडजस्टमेंट फॉर इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहां लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट $1,40,000। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट 1,40,000। तो ये एडजस्टमेंट था किस पे? फिक्स एसेट्स पे। नेक्स्ट है आपका नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। तो इन बिगनिंग ऑफ द ईयर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख एंड इन एंड ऑफ द ईयर इट इज 1,40,000। तो ये 60,000 से डिक्रीज हो रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट कब डिक्रीज होंगे? जब हम इनको सेल करेंगे। तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कितने में सेल करें इन्वेस्टमेंट अपन ने? 60,000 रुपीज में। बिगनिंग ऑफ द ईयर में ये 2 लाख के थे,
एंड ऑफ द ईयर में कितने के हो गए 1,40,000, यानी ड्यूरिंग द ईयर हमने 60,000 की डिबेंचर्स क्या करे, सॉरी 60,000 के इन्वेस्टमेंट अपन ने क्या करे, सेल कर दी है, एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. नेक्स्ट इज योर इन्वेंट्री. इन बिगिनिंग ऑफ द ईयर इन्वेंट्री इज 50,000 एंड इन एंड ऑफ द ईयर इट इज 1 लाख. तो इन्वेंट्री इज अ करंट एसेट. तो करंट एसेट वर्किंग कैपिटल चेंज में लिखेंगे इंक्रीज इन इन्वेंट्री. तो करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है तो वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी, मतलब इसमें और अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया तो कैश का क्या होगा, आउटफ्लो हो जाएगा. कैश का आउटफ्लो हो जाएगा कितना, 50,000. ट्रेड रिसीवेबल इन बिगिनिंग ऑफ द ईयर इट इज 1 लाख एंड इन एंड ऑफ द ईयर इट इज 1,70,000. तो यहाँ लिखेंगे वर्किंग कैपिटल चेंज में इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल. इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल. तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 1 लाख था, एंड ऑफ द ईयर में 1,70,000 हो गया. तो करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है तो वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी, मतलब इसमें और अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया तो कैश का क्या होगा, आउटफ्लो हो जाएगा कितना, 70,000. फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहाँ पे आपको डायरेक्टली दे रखा है कितना है 20, एंड बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 20 एंड एंड ऑफ द ईयर में कितना है 25,000. अब एडिशनल इंफॉर्मेशन का पॉइंट नंबर 2 कह रहा है शेयर इशू एक्सपेंसेस ऑफ 15,000 फॉर इंकर्ड एंड रिटर्न ऑफ. तो अपन ने ये 3 लाख के शेयर्स इशू करे थे. ये जो 3 लाख के शेयर्स अपन ने इशू करे इस पर अपन ने क्या करा, इस पे 15,000 के एक्सपेंसेस हुए थे. तो शेयर इशू एक्सपेंस इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो उसको अपन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे शेयर इशू एक्सपेंसेस. शेयर इशू एक्सपेंसेस कितने पे करे अपन ने, शेयर इशू एक्सपेंसेस 15,000 के, तो इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. एंड शेयर इशू एक्सपेंस इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. शेयर इशू एक्सपेंस इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और जो हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. तो शेयर इशू एक्सपेंसेस कितने के, 15,000 के. हो गए सारे एडजस्टमेंट्स. अब यहाँ पे इसमें एडजस्ट करेंगे तो नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है आपका 1,12,000. ये नेगेटिव आ रहा है 1,12,000. तो ये 1,12,000 क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है. तो ये आपका कहलाएगा LFO, लॉस फ्रॉम ऑपरेशन. लॉस फ्रॉम ऑपरेशन. इस लॉस फ्रॉम ऑपरेशन में इस वर्किंग कैपिटल चेंजेस को करेंगे तो ये भी हमारा नेगेटिव आ रहा है 1,74,000. ये भी हमारा क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है 1,74,000. तो ये आपका क्या कहलाएगा, नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी. नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी. नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1,74,000. अब ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में करेंगे तो ये भी नेगेटिव आ रहा है कितना, 2,80,000 नेगेटिव आ रहा है. तो ये आपका क्या कहलाएगा, नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. उसके बाद ये एडजस्ट करेंगे तो ये आ रहा है 4,59,000. ये आपका कहलाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. अब इसमें ये एडजस्ट करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग तो माइनस नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इसका नेट करेंगे तो ये आएगा आपका 5,000. इसका नेट करेंगे तीनों एक्टिविटीज का तो ये आ रहा है 5,000. ये आपका क्या रहेगा, नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर. नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर. फिर यहाँ पे अपन लिखेंगे
बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, opening balance of cash and cash equivalent. So opening balance of cash and cash equivalent is 20,000. तो 5 में ये 20 ऐड करेंगे, कितना आ गया 25,000. ये आपका क्या कहलाएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश and cash equivalent. Closing balance of cash and cash equivalent कितना आ गया 25,000. क्लियर? ये था आपका illustration number 43. Now take out illustration number 44. Take out illustration number 44. From the following balance sheet of Sunlight Limited, prepare cash flow statement for the year ended 31st March 2018. Additional information: a new machine was purchased for rupees 50,000 during the year. Non-current investment costing rupees 25,000 was sold at a loss of 3,000. at the end of the year. तो मशीनरी और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे क्या है, एडजस्टमेंट है. तो अब इसका अपन को क्या बनाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है. देखो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट पर्टिकुलर अमाउंट क्या लिखेंगे सबसे पहले ए कैश फ्लो
from operating activity कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर यहाँ पे अपन लिखेंगे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। फिर यहाँ लिखेंगे अपन एडजस्टमेंट फॉर फिर यहाँ लिखेंगे अपन एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर ये लिखेंगे बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर यहाँ लिखेंगे सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखो सबसे पहले शेयर कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। इन बिगनिंग ऑफ द ईयर शेयर कैपिटल इज 3,80,000 एंड इन एंड ऑफ द ईयर इट इज 4,50,000 एंड इन एंड ऑफ द ईयर इट इज 4,50,000। तो आपकी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर आपने शेयर्स इशू करें, आपने शेयर्स क्या करें, इशू करें। तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स इशू करें अपने ड्यूरिंग द ईयर, 70,000 के। बिगनिंग ऑफ द ईयर में शेयर कैपिटल थी 3,80,000, एंड ऑफ द ईयर में कितनी होगी, 4,50,000। इट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर हमने 70,000 के शेयर्स क्या करें, इशू कर दिए। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस इंक्लूड जनरल रिजर्व। तो बिगनिंग ऑफ द ईयर में जनरल रिजर्व था कितने का, 1 लाख का, और एंड ऑफ द ईयर में कितना हो गया, 1,40,000। इट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर अपन ने 40,000 रुपीज, ड्यूरिंग द ईयर अपन ने 14,000 रुपीज जनरल रिजर्व में ट्रांसफर की है। तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करें, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, एंड नॉन कैश एक्सपेंस को अपन एडजस्टमेंट फॉर्म में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व जनरल रिजर्व कितना है, 40,000। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। बिगनिंग ऑफ द ईयर में 74 था और एंड में अब ये 66 रह गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, नेट लॉस हो गया। बिगनिंग ऑफ द ईयर में पीएनएल का बैलेंस है 74,000 और एंड ऑफ द ईयर में कितना रह गया, 66,000। तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे अपन नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर, नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर 8,000। कितने का लॉस हो रहा है, 8,000 का। तो नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर है कितना, 8,000। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग इंक्लूड 10% पब्लिक डिपॉजिट। तो बिगनिंग ऑफ द ईयर में कितनी थी, बिगनिंग ऑफ द ईयर में थी 50,000 और एंड में हो गई 75। तो यानी इसका मतलब ये पब्लिक डिपॉजिट भी काइंड ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं। तो ये 50 से 75 हो गई, मतलब अपन ने पब्लिक डिपॉजिट्स को क्या करा है, इशू करा है, पब्लिक डिपॉजिट से पैसा मिला है। तो यहाँ लिखेंगे रिसिप्ट फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। रिसिप्ट फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट,
रिसिप्ट फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट, कितना है रिसिप्ट फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट? 25,000। इससे अपन को 25,000 की क्या मिली है? रिसिप्ट मिली है। 25,000 की क्या मिली है? रिसिप्ट मिली है, राइट। 25,000 रुपीज की क्या मिली है? रिसिप्ट मिली है। अब अपन को बता नहीं रखा ये जो 25,000 की रिसिप्ट है ये हमें कब मिली है, तो अपन क्या अज्यूम करेंगे ये जो 25,000 की रिसिप्ट है ये हमें एंड ऑफ द ईयर में मिली है। मतलब साल भर हमारे पास कितनी पब्लिक डिपॉजिट थी? 50,000। तो अब इंटरेस्ट किस पे पे करेंगे? 50,000 की पब्लिक डिपॉजिट पे अपन क्या करेंगे? इंटरेस्ट पे करेंगे। हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो पब्लिक डिपॉजिट रिसिप्ट हुई है ड्यूरिंग द ये जो पब्लिक डिपॉजिट से रिसिप्ट हुआ है ये सब एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर हुआ है, ये एंड ऑफ द ईयर में हुआ है। तो साल भर हमारे पास कितनी पब्लिक डिपॉजिट थी? 50,000। तो उसी पे अपन क्या करेंगे? इंटरेस्ट पे करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट। कितना इंटरेस्ट निकलेगा? 50,000 है साल भर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। तो 50,000 का 10% कितना होगा? 5,000। एंड इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो एडजस्टमेंट फॉर्म में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट 5,000। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट टर्म बोरिंग। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग इंक्लूड्स कैश क्रेडिट। तो कैश क्रेडिट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश क्रेडिट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 20 था, एंड में 50 हो गया, तो ये इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब आपने और कैश क्रेडिट लिए। तो इंक्रीज इन कैश क्रेडिट, इंक्रीज इन कैश क्रेडिट कितना इंक्रीज हो गया ये आपका? 30,000 से। तो इससे कैश का क्या होगा? इनफ्लो हो जाएगा 30,000। उसके बाद नेक्स्ट आपका दे रखा है ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल में क्रेडिटर्स हैं। ट्रेड पेबल इंक्लूड क्रेडिटर्स। बिगनिंग में 28 के थे, एंड में 35 के हो गए। तो यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन क्रेडिटर। क्रेडिटर हमारी करंट लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब आपकी वर्किंग कैपिटल क्या होगी? डिक्रीज होगी। वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो रही है मतलब आप जो पैसा आपने वर्किंग कैपिटल में लगा रखा था वो आपको वापस मिल गया, यानी कैश का क्या हो गया? इनफ्लो हो गया। बिल्स पेबल बिगनिंग ऑफ द ईयर में थे 14 के, एंड ऑफ द ईयर में रह गए 8,000 के। तो यहाँ लिखेंगे अपन डिक्रीज, डिक्रीज इन बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल आपकी करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो वर्किंग कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज होगी। वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही मतलब आपने वर्किंग कैपिटल में और अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, तो कैश का क्या हुआ? आउटफ्लो हो गया। कितना? 6,000। नाउ नेक्स्ट इज फिक्स्ड एसेट्स। इस पे एडजस्टमेंट है, तो इसका अपन अकाउंट बनाएंगे, फिक्स्ड एसेट अकाउंट। असेट है, असेट्स के कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट बैलेंस होते हैं। असेट्स के कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट बैलेंस होते हैं। तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो आपका ओपनिंग बैलेंस है फिक्स्ड एसेट का कितना है? 1,75,000, और क्लोजिंग है कितना? 2,10,000। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 2,10,000। अब क्या एडजस्टमेंट है? न्यू मशीन वाज परचेज फॉर 50,000 ड्यूरिंग द ईयर, कि ड्यूरिंग द ईयर अपन ने 50,000 की न्यू मशीन परचेज करी। तो मशीनरी को परचेज करने की जर्नल एंट्री क्या होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट। मशीनरी क्या होती है? फिक्स्ड एसेट।
तो फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने की मशीन परचेस करिए 50,000 की, तो फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक 50,000 तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 50,000। ठीक है, अब इसमें डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है, डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है, तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन, बैलेंसिंग फिगर क्या आ गया, ये आपका करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, करंट ईयर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट। कितना डिफरेंस आ रहा है ये आपका 15,000 रुपीज़ का, कितना डिफरेंस आ रहा है 15,000 का। तो ये जो 50,000 की मशीन अपन ने परचेज करी है, तो परचेज ऑफ मशीनरी इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो उसको तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे। परचेज ऑफ मशीनरी, कितना है 50,000, तो इससे कैश का क्या होगा, आउटफ्लो हो जाएगा। और अपन ने अपनी मशीन पे 15,000 का डेप्रिसिएशन लगाया है, सो डेप्रिसिएशन ऑन मशीन इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इट इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो एडजस्टमेंट फॉर्म में लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, इट इज depreciation on machine is a non-cash expense, it is non-cash expense and non-cash expense is added in operating activity in adjustment for कितना है 15,000। नेक्स्ट इज योर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इस पे भी एडजस्टमेंट है, तो इसका भी अकाउंट बनाएंगे अपन। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट क्रेडिट। तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हमारे असेट है, और असेट्स के कौन सा बैलेंस होते हैं, डेबिट बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस है कितना 25 का, तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस है कितना 25,000 एंड बाय बैलेंस कैरेट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस है कितना 40,000। अब पॉइंट नंबर 2, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जिसकी कॉस्ट प्राइस है कितनी, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जिसकी कॉस्ट प्राइस है कितनी 25,000, जिसकी कॉस्ट प्राइस है 25,000 वर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 3,000, उसको अपन ने 3,000 के लॉस पे बेचा। तो 3,000 का लॉस हो रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस से 3,000 रुपये कम बेचा होगा, तभी तो लॉस हो रहा है। तो इसमें से अपन क्या करेंगे, लेस कर देंगे लॉस ऑन सेल। कितने का लॉस हो रहा है, 3,000 का लॉस हो रहा है, यानी आपने अपने इन्वेस्टमेंट को कितने में सेल करा, 22,000 रुपीज़ में आपने अपने इन्वेस्टमेंट को क्या करा, सेल करा 22,000 रुपीज़ में। तो इन्वेस्टमेंट को सेल करने की एंट्री क्या होगी, बैंक पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट 22,000 टू इन्वेस्टमेंट 22,000। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करा है अपन ने किससे, बैंक से, तो यहाँ आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 22,000। और इन्वेस्टमेंट को सेल करने से आपको 3,000 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, सो दिस लॉस विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 3,000। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करें किससे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो यह लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
कितने का लॉस हो रहा है? 3000 रुपीज का। और तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इधर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। टू बैंक अकाउंट क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है, तो यहाँ आ जाएगा टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? 40,000। ये आपका क्या कहलाएगा? परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये आपका क्या कहलाएगा? परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये जो 40,000 के इन्वेस्टमेंट अपन ने परचेज करे हैं, तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने की इन्वेस्टमेंट परचेज करें? 40,000 के इन्वेस्ट करें, तो इट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर अपन ने 22,000 रुपीज के इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया। अपन ने 22,000 रुपीज के इन्वेस्टमेंट को क्या करा? सेल कर दिया। तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो यहां लिखेंगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितने में इन्वेस्टमेंट को कितने में सेल करा है? 22,000 में। और ऐसा करने से अपन को 3,000 रुपीज का लॉस हो रहा है। तो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को एडजस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने का लॉस हो रहा है? 3,000 रुपीज का लॉस हो रहा है। तो ये एडजस्टमेंट हो गया इन्वेस्टमेंट का। नेक्स्ट है इन्वेंट्री। 2,80,000 से 3,00,000 की हो गई, तो वर्किंग कैपिटल चेंज में लिखेंगे इन्वेंट्री इज अ करंट एसेट, तो इसको वर्किंग कैपिटल चेंज में लिखेंगे इंक्रीज इन इन्वेंट्री। सो करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है, करंट एसेट के इंक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी, मतलब इसमें और अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, तो कैश का क्या होगा? आउटफ्लो हो जाएगा कितना? 20,000। ट्रेड रिसेबल 1,52,000 से 2,44,000 के हो गए, तो यहाँ लिखेंगे अपन इंक्रीज, इंक्रीज इन ट्रेड रिसेबल, इंक्रीज इन ट्रेड रिसेबल। तो करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी, मतलब इसमें और अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, तो कैश का क्या हो गया? आउटफ्लो हो गया कितना? 92,000। कैश का आउटफ्लो हो गया कितना? 92,000 का कैश का आउटफ्लो हो गया। नेक्स्ट कैश एंड बैंक बैलेंस है, तो ये किस में आएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। अच्छा, एक एडजस्टमेंट और है इन्वेस्टमेंट पे। नोट का पॉइंट नंबर 5 रीड करो। कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इज 12%। अब यहाँ पे आपको एक चीज बता नहीं रखी। क्या बता नहीं रखा? कि ये जो इन्वेस्टमेंट अपन ने परचेज करें ये कब परचेज करें, और ये जो इन्वेस्टमेंट अपन ने सेल करें ये कब सेल हुए हैं। तो अपन क्या अज्यूम करते हैं? इन केस ऑफ साइलेंस, इन केस ऑफ साइलेंस हम क्या अज्यूम करते हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट परचेज हुए ये एंड ऑफ द ईयर में हुए, और ये जो इन्वेस्टमेंट सेल हुए ये भी कब हुए? एंड ऑफ द ईयर में हुए। ये भी कब हुए? एंड ऑफ द ईयर में। यानी पूरे साल भर मेरे पास कितने के इन्वेस्टमेंट थे? पूरे साल भर मेरे पास ये 25,000 के इन्वेस्टमेंट थे, तो इसी के ऊपर मेरे को क्या मिला होगा? इंटरेस्ट रिसीव हुआ होगा। इसी अमाउंट के ऊपर मेरे को क्या मिला होगा? इंटरेस्ट मिला होगा। किस पे? 25,000 पे, क्योंकि साल भर यही था 25,000। ये जो परचेज करा ये एंड ऑफ द ईयर में किया है, और ये जो सेल करा ये भी मैंने एंड ऑफ द ईयर में किया है। तो इन केस ऑफ साइलेंस हमेशा ये अज्यूम करना है कि जो भी परचेज सेल हो रही है असेट्स की या फिक्स असेट की या इन्वेस्टमेंट की, वो सब एंड ऑफ द ईयर में हो रही है। तो साल भर कितने इन्वेस्टमेंट है? 25,000 के, तो इसी पे अपन को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट
किस पे मिलेगा 25,000। रेट कितनी है 12%। नोट के पॉइंट नंबर 5 में दे रखा है, उसका 12% होगा कितना 3,000। ये हमारी क्या है नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती हैं उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में क्या करते हैं लेस कर देते हैं किसको नॉन ऑपरेटिंग इनकम को। तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब हो गए सारे एडजस्टमेंट, उसका कैलकुलेशन करते हैं। ये एडलेस करने पर आ रहा है आपका 52,000। ये एडलेस करने पर आ रहा है आपका 52,000 क्या कहलाएगा FFO फंड फ्रॉम ऑपरेशन। क्या कहलाएगा ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन। इस पे अपन ये वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स करेंगे। वर्किंग कैपिटल के एडजस्टमेंट्स करेंगे तो ये आ रहा है आपका नेगेटिव। ये आ रहा है आपका नेगेटिव कितना 59,000 नेगेटिव आ रहा है। तो ये आपका क्या कहलाएगा नेट कैश। नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। $59,000। फिर ये अपन एडलेस करेंगे तो ये एडलेस करने पर ये भी नेगेटिव आ रहा है। ये परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये भी आउटफ्लो होगा 40,000 का। तो ये एडलेस करने के बाद नेगेटिव आ रहा है कितना 65,000। तो ये आपका क्या कहलाएगा नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये एडलेस करेंगे तो ये आ रहा है आपका कितना 1,20,000। ये कहलाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी ये अपन एडलेस करेंगे तो ये आपका नेगेटिव आ रहा है कितना 4,000। ये एडलेस करने के बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी को एडलेस करने के बाद ये नेगेटिव आ रहा है 4,000। तो ये कहलाएगा नेट कैश यूज ड्यूरिंग द ईयर। नेट कैश यूज ड्यूरिंग द ईयर। नेट कैश यूज ड्यूरिंग द ईयर कितना 4,000। तो यहाँ लिखेंगे अपन ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है 34,000। तो ये नेगेटिव का 4,000 है, ये पॉजिटिव 34 है। तो नेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 30,000। ये आपका क्या कहलाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 30, बुक में भी यही दे रखा है 30,000 क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। समझ में आ गया? क्लियर है?